अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो ऐसी माँओं के लिए एक नसीहत आमोज़ कहानी है जो अपनी औलाद को जाने अनजाने में बुरे अल्फाज कह जाती हैं जो कि बद्दुआ का असर रखते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दिन भर के थके हारे सूरज ने अपने सुनहरे पर समेट लिए थे। मगरबी उफक पर डूबते नारंगी गोले से फूटती शुआओं ने आसमान पर फैले सफ़ेद बादलों को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक सुरमई शाम उतर रही थी। परिंदे गोल के गोल बनाए अपने आशियानों को लौट रहे थे। सहन में मुर्गियाँ यहाँ वहाँ दाना चुगती फिर रही थीं। गुड्डू और पप्पू छत पर पतंग उड़ाने में मसरूफ़ थे। कलसूम, ओ कलसूम, कहाँ मर गई मनहूस मारी, बेड़ा गर्क हो तेरा, सत्यानाश जाए, सारा दूध बर्बाद कर दिया नास पिटी ने, इधर आके मर। अम्मा की चिंघाड़ती आवाज़ पर मुर्गियों को दाना डालती कलसूम दहल कर बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी, जहाँ पर पूरा 2 किलो दूध पतीली में से उबलकर सारे फर्श पर फैल चुका था। कमबख्त मारी, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। अम्मा ने उसे देखते ही 2 धमोके उसकी कमर पर चढ़ दिए। क्या है अम्मा, क्यों बदवाएं दे रही हो इस वक्त जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं? कलसूम कमर से हिलाते हुए मिनमिनाई। नाहनजार, जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है, थोड़े हथ पैर भी हिला लिया कर। अम्मा ने एक और हथड़ उसके कंधे पर रसीद किया। और खबरदार जो बावर्ची खाना साफ किए बगैर बाहर आई तो, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कलसूम कान लपेटे बावर्ची खाने का फर्श धोने लगी। पूरी लोटा की लोटा हो गई, मगर मजाल है जो ये हड हराम काम चोर कोई एक भी काम ढंग से कर ले। अम्मा की बुड़बुड़ाहटें जारी थीं। अब्बा मगरिब की नमाज पढ़कर लौटे तो उनके हाथ में उन तीनों बहन भाइयों की मनपसंद जलेबियों का लिफाफा था। गुड्डू की अम्मा क्यों हर वक्त बेचारी के पीछे पड़ी रहती है? ये मेरी धी रानी है, कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है, यूं वक्त बेवक्त मुंह से बदफाले ना निकाला कर इसके लिए। कलसूम बावर्ची खाना साफ कर चुकी थी। अब्बा की आवाज़ सुनकर बाहर चली आई। अब्बा ने जलेबियों का लिफाफा कलसूम के हाथ में थमाया और सहन में बिछे तख्त पर बैठ गए। हाँ, मैं दुश्मन हूँ ना इसकी, सगे तो सिर्फ आप हैं। ये सब आप ही की दी गई ढील का नतीजा है। पूरा 2 किलो दूध ज़ाया कर दिया इस करम जली ने। अम्मा का गुस्से से बुरा हाल था। जलेबियों का लिफाफा देखकर गुड्डू और पप्पू दौड़े आए। अम्मा ने उन्हें खशमगी नज़रों से घूरा, फिर कलसूम से मुखातिब हुई। अब ये मुई जलेबियाँ खाने ना बैठ जाना, जाओ जाके खाना लगाओ। अम्मा की डांट पर गुड्डू और पप्पू दिल महसूस कर रह गए। भाइयों का उतरा मुंह देखकर कलसूम ने अम्मा की नज़रों से बचाकर एक एक जलेबी उन दोनों को थमाई और दस्तरख्वान लगाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। अक्सर देहातों में रात का खाना मगरिब के साथ ही खा लिया जाता है। इनके घर का भी यही असूल था। इनकी अम्मा यानी रहमत बीबी एक झगड़ालू, जुबान दराज और जाहिल औरत थी। चिट्टी अनपढ़, इस्लामी तालीम से दूर दूर तक का भी कोई वास्ता ना था। समझदारी और मामला फैमिली से कतई नाबल्द। बच्चों को बात बात पर पीटना, उन्हें गालियाँ कोसने देना, बद्दुआओं से नवाजना उनके मामूलात में शामिल था, जिनका ज़्यादातर निशाना हमेशा उनकी बेटी कलसूम बनती। अगरचे कलसूम तमाम घरेलू अमूर में ताक थी, मगर अम्मा उसके कामों में वो मेख निकालती कि कलसूम सोचने पर मजबूर हो जाती कि अम्मा उसकी हकीकी माँ नहीं बल्कि कोई रवायती सास हो। बकौल अब्बा के उनकी ज़ुबान की धार एक दिन किसी न किसी को ज़रूर नुकसान से 2-4 करेगी, लेकिन अम्मा पर तो अब्बा के समझाने का रत्ती भर भी असर नहीं होता था। उस रोज़ अम्मा ने सुबह सवेरे से ही कलसूम को अपने साथ कामों में लगा रखा था। कलसूम ने सारे घर की झाड़ पोंछ की, पलंगों की चादरें और तकियों के गुलाफ तब्दील किए, पुराने पर्दे उतार कर नए पर्दे डाले। अब्बा ने 3 मुर्गियां ज़बा करके अम्मा के हवाले की तो अम्मा ने खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। साथ साथ कलसूम भी उनके हाथ बटाती रही।
میٹھے میں گڑ والے چاول خوب سارے بادام ڈال کر اس نے پہلے سے ہی تیار کر رکھ دیے تھے۔ تقریباً سارا کام ہو چکا تھا۔ سپہر کے قریب کلثوم نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گئی۔ دراصل یہ سارا اہتمام زبیدہ خالہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ زبیدہ خالہ اس بار ایک لمبی مدت کے بعد آ رہی تھیں، شاید 5 یا 6 سالوں کے بعد۔ زبیدہ خالہ ابا کی دور پرے کی رشتہ دار تھیں۔ چونکہ ابا اور اماں دونوں ہی اکلوتے تھے، ان کا کوئی بہن بھائی نہ تھا، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ ابا زبیدہ خالہ کو بالکل اپنی بڑی بہن کا درجہ دیتے تھے، اور زبیدہ خالہ بھی انہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی چاہتی تھیں۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتی تو اپنے ہمراہ ڈھیروں سوغاتیں لاتی تھیں۔ زبیدہ خالہ کا تعلق ایک کھاتے پیتے امیر گھرانے سے تھا۔ ان کے سسر گاؤں کے خاصے بڑے زمیندار تھے۔ گاؤں میں ان کا بہت لمبا چوڑا حویلی نما گھر تھا۔ زبیدہ خالہ کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہ تھی۔ وہ نہا کر نکلی تو باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آجا آجا میری دھی رانی، کتنی سونی ہو گئی ہے اپنی کلثوم۔ زبیدہ خالہ نے اسے دیکھتے ہی والہانہ انداز میں اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ریاض خالو نے بھی شفقت سے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ ان کے برابر ان کا بڑا بیٹا دلاور بیٹھا ہوا تھا، جس کی پرشوق نظریں کلثوم کے گلاب کی مانند کھلتے ہوئے تر و تازہ شاداب چہرے پر بھٹک رہی تھی۔ کلثوم نے سٹ پٹا کر شانوں پر پڑا دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے اوڑھ لیا۔ اس کی اس حرکت پر دلاور دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ کلثوم نے مہمانوں کو لسی پیش کی۔ لسی سے تازہ دم ہو کر مہمانوں نے ہاتھ منہ دھونے کے لیے غسل خانے کا رخ کیا تو کلثوم نے دسترخوان پر کھانا چن دیا۔ یخنی، پلاؤ، چکن قورمہ، بھنا ہوا مرغ، تندور کی روٹیاں، گڑ والے میٹھے چاول، ساتھ رائتا اور سلاد۔ کھانا نہایت لذیذ اور ذائقے دار تھا۔ ان سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ حسب معمول زبیدہ خالہ اس بار بھی اپنے ساتھ بے شمار چیزیں لائی تھیں۔ آموں کی پیٹیاں، 1 عدد اصلی گھی کا کنستر، سون حلوے کے ڈبے، مٹھائی کے ٹوکرے اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ زبیدہ خالہ نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ابا اور اماں سے اپنے بڑے بیٹے دلاور کے لیے کلثوم کا ہاتھ مانگا تو ابا کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ انہوں نے فرتے مسرت سے چمکتے چہرے کے ساتھ اماں کی جانب دیکھا تو انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ زبیدہ خالہ کے لائے ہوئے مٹھائی کے ٹوکرے کھول کر سب کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ کلثوم جو باہر ہونے والی صورتحال سے یکسر بے خبر باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ اماں اجلت کے عالم میں باورچی خانے میں داخل ہوئیں اور اسے باہر لے جا کے زبیدہ خالہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ یہ لیجیے آپا، سنبھالیے اپنی امانت، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ زبیدہ خالہ نے اپنی کلائی میں سے سونے کے کنگن اتار کر کلثوم کو پہنائے، پھر محبت سے اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کلثوم اس اچانک صورتحال پر بری طرح بوکھلا کر رہ گئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظریں سامنے کی جانب اٹھیں، جہاں پر دلاور اپنی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت کے رنگ سموئے اسے استحقاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شرم سے اس کے رخسار سرخ پڑ گئے، اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ یوں بڑوں کی باہمی رضامندی اور مشاورت کے بعد شادی 8 ماہ کے اندر ہونا قرار پائی تھی۔ اس دن ایک حبس آلود گرم دوپہر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ تپتی دھوپ جسم و جاں کو جھلسائے دے رہی تھی۔ سپہر کے قریب کہیں جا کر دھوپ کی حدت میں کمی واقع ہوئی اور ہلکی ہلکی ہوائیں چلنے لگیں تو گرمی کا زور ٹوٹنے لگا۔ کلثوم نے پائپ لگا کر سارا صحن دھو ڈالا۔ اس وقت کلثوم گڈو اور پپو کو اسکول کا ہوم ورک کرواتی تھی، لہٰذا حسب معمول وہ ان دونوں کو لے کر نیم کے درختوں کی چھاؤں میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ قریب ہی تخت پر ہلکے گلابی رنگ کی چادر رکھی ہوئی تھی، جس پر نہایت عمدہ نفیس کڑھائی اماں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ یہ بیڈ شیٹ اماں نے اس کے جہیز کے لیے تیار کی تھی، جو کہ 4 دن کے بعد آج مکمل ہوئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اماں وضو کرنے غسل خانے میں چلی گئیں۔ عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ کلثوم نے گڈو کے پین میں سیاہی بھرنے کے لیے سیاہی کی ڈبی کھولی تو نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ پھسلا اور ساری سیاہی قریب رکھی بیڈ شیٹ پر الٹ گئی۔ کلثوم تو دھک سے رہ گئی تھی۔ اماں کی نظر پڑی تو انہوں نے کلیجہ تھام لیا۔ آئے ہائے ناس پٹی، کرمو جلی بدبخت، ساری چادر کا ستیہ ناس مار دیا تو نے۔
अम्मा के खतरनाक तेवर देखकर गुड्डू तो बाहर भाग गया। अम्मा का सारा आताप सहने के लिए बेचारी कुलसूम अकेली ही रह गई। अम्मा ने चप्पल उठाई और उसे धनक कर रख दिया। अरे गुड्डू की माँ, बस कर दे, बच्ची की जान लेगी क्या? अब्बा जो अभी अभी थके हारे ज़मीनों पर से लौटे थे, उन्होंने आकर कुलसूम की गलू खलासी करवाई तो वो रोती हुई छत पर भाग गई। मगर अम्मा का गुस्सा तो किसी तौर कम होने को नहीं था। उनकी नज़र कोने में सहमे खड़े पप्पू पर पड़ी तो उसको भी पीट डाला। बेड़ा गर्क हो इन नाहंजारों का, मौत पड़े इन्हें, हाथ टूटे बदबख्तों के। जैसे माँ को ख्वार कर रखा है ना, ऐसे ही बर्बाद और ख्वार फिरेंगे ये लोग। अब्बा का दिल तो दहल गया। अरे ओ जाहिल औरत, कुछ होश के नाखून ले, मगरिब की आज़ानें होने वाली हैं, दोनों वक्त मिल रहे हैं। कितनी मर्तबा तुझे समझाया है कि कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है। यूं हर वक्त ना बच्चों को बद्दुआएं दिया कर। अगर तूने ज़रा सा इस्लाम का मुताला किया होता ना, तो तुझे पता होता कि माओ की बद्दुआएं कभी औलाद को लग भी जाती हैं। ऐसे ही तो बुजुर्ग नहीं कह गए ना कि माओ को शदीद गुस्से की हालत में भी अपनी ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए। मगर ना, तुझ का मकल औरत को तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है। जिस दिन तेरी ये बद्दुआएं इन मासूमों को लग गई ना, उस दिन तू सर पकड़ कर रोएगी। अब्बा आए रोज़ की चक से बुरी तरह आजिज़ आ चुके थे, लिहाजा आज अम्मा को अच्छी खासी झाड़ पिला दी। अब ये अब्बा की बातों का असर था या दूर फिजाओं से बुलंद होती हल्की हल्की आज़ानों की आवाज़ों का लिहाज, खिलाफ़े मामूल अम्मा खामोश हो गईं। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। दोनों तरफ शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। और फिर बिला आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब कुलसूम बाबुल का आंगन सूना करके पिया देश सुधार गई। उस रोज़ बड़े ज़ोर की आंधी आई थी। सारा घर धूल मिट्टी से अट गया था। सहन में हर तरफ दरख्तों के पत्ते बिखरे पड़े थे। आज सवेरे से ही अम्मा का दिल बेहद मुस्तरिब था। एक बेसकूनी थी जो उन्हें किसी तौर चैन नहीं लेने दे रही थी। दिल अनजाने खदशों के तहत बुरी तरह सहमा जा रहा था। आज वो कुलसूम के लिए हद दर्जा उदास हो रही थी। कितने महीने हो गए थे उन्हें कुलसूम को देखे हुए। उनकी आंखें उसे याद करके बार बार नम होती जा रही थीं। उन्होंने झाड़ू उठाई और सहन में बिखरे पत्ते समेटने लगी। उसी असना में दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ए गुड्डू, देख जाकर दरवाजे पर कौन है। इस वक्त कौन आ गया? अम्मा की आवाज़ पर गुड्डू ने भागकर दरवाज़ा खोला, फिर खुशी से चिल्लाया, अम्मा, कुलसूम आपा आई हैं। अरे मेरी धी रानी, तू आ गई। अम्मा सब छोड़ छाड़ दरवाजे की जानिब लपकी। ताहम उन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। बिखरे बाल, अंदर को धसी हुई आंखें, चेहरे पर जा बजा नील के निशान, मलकजे कपड़ों और टूटी चप्पल के साथ ये उनकी कुलसूम तो ना थी। या मेरे खुदाया, ये क्या हुआ तुझे कुलसूम? किसने किया तेरा ये हाल? अम्मा ने उसे सहारा देकर तख्त पर बिठाया, फिर मटके में से पानी ले आई। उन्होंने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया तो उसने 2 घूंट पीकर गिलास परे हटा दिया। क्या हुआ मेरी बच्ची को, कुछ बता तो सही बेटा। अम्मा ने उसके चेहरे पर से बिखरे बाल समेटते हुए भर्राई हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। कुलसूम की आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। उसने बिना किसी तासुर के इंतहाई सपाट लहजे में कहा, दिलावर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है अम्मा। उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। क्या? ये तो क्या कह रही है? आपा हमारे साथ ऐसा जुल्म किस तरह कर सकती हैं? मेरी फूल सी बच्ची का ये क्या हशर किया है उन जालिमों ने? अम्मा मुंह पर दुपट्टा रख कर रोने लगी। कुलसूम ने अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा। तुम क्यों रो रही हो अम्मा? तुम ही तो कहा करती थी ना कि बेड़ा गर्क हो तेरा, सत्यानाश जाए। याद है ना अम्मा, एक बार तुमने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं बर्बाद और ख्वार फिरूंगी, तो देखो हो गई ना मैं बर्बाद, मैं जलीलो ख्वार। तुम्हारी बद्दुआ लग गई ना मुझे। बहुत दिल से बद्दुआ देती थी ना तुम। तो फिर अब क्यों रो रही हो अम्मा? उठो, जश्न मनाओ, आज तो तुम बहुत खुश होगी ना। कुलसूम हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी तो अम्मा रोना भूलकर हैरत से उसका मुंह तकने लगी। ना ना मेरी धी। उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की मगर उसने उनकी बात काट दी। अब ये मत कहना अम्मा कि माओ की बद्दुआ तो औलाद को लगती ही नहीं।
لگ جاتی ہے جب ماں مصلی پر بیٹھ کر اپنی اولاد کی خوشیوں کی دعا مانگنے کی بجائے جھولی پھیلا پھیلا کر ان کی بربادی کی دعا مانگنے لگ جائے نا، تو پھر ایسی ماؤں کی اولاد واقعی میری طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کلثوم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی، اور اماں وہ ایک شدید پچھتاوے کے بوجھ تلے دبی رونے کے قابل بھی نہ تھیں۔